नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब समास क्या होता है, समास के कितने भेद हैं, यह समझने जा रहे हैं। बच्चों, समास की परिभाषा और उसके भेद को हम समझेंगे, साथ ही संधि और समास में क्या अंतर है वह भी हम देखेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तब इस मेल को समास कहते हैं। उदाहरण, राम का भक्त, राम भक्त। यहाँ पर राम का भक्त यह समास विग्रह है, जबकि राम भक्त यह सामासिक शब्द है। सत्य के लिए आग्रह यह समास विग्रह है और इसका सामासिक शब्द है सत्याग्रह। यहाँ आदर सहित यह समास विग्रह है और सामासिक शब्द सादर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के मेल से जब एक नया स्वतंत्र शब्द की रचना हुई है तब इस मेल को ही हम समास कहते हैं और इससे बनने वाले नए शब्द को हम सामासिक शब्द कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार समास प्रक्रिया द्वारा नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। समास के घटक शब्दों में स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किए जा सकते हैं और समस्त पद के रूप में भी, अर्थात राम या भक्त शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जा सकता है और इसी तरह से राम भक्त शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए कहा है कि समास के घटक शब्द वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। इन घटकों का स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है और समस्त पद, ये जो सामासिक शब्द है इसे हम समस्त पद भी कहते हैं, इसका भी प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से वाक्य में कर सकते हैं। समास द्वारा बनाए गए शब्दों को सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। यह जो पहला पद पूर्व पद और यह दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और समस्त पदों के संबंध को स्पष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। मैंने बताया कि यह समास विग्रह है, तो यह समस्त पदों के संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है और यही समास विग्रह कहलाता है। बच्चों, समास के अन्य भेदों को समझने से पहले हम संधि और समास में क्या अंतर है यह पहले समझेंगे। संधि यह वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। यहाँ हम देख रहे हैं संधि जो होती है यह दो वर्णों का मेल होती है। विद्या में आ स्वर और आ का आ स्वर, इन दोनों का मेल होकर विद्यालय बनता है। तो इस तरह से संधि हमेशा वर्णों में होती है, योग से पूर्व और योग के बाद के वर्णों में मात्र। दूसरा है, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं विद्याधन आलय है तो आ हट गया है और विद्यालय सीधे बन गया है। इसी तरह से पर धन उपकार है तो यहाँ उ का ओ रूप में परिवर्तन हो जाएगा और परोपकार शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से वर्ण परिवर्तन हो जाया करता है, जबकि समास में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि का कारक शब्द का लोप हो गया है और सामासिक शब्द राजपुत्र बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि संधि और समास में बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क बच्चों यह है कि संधि में हम योग का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, जबकि समास में हम विग्रह करके लिखते हैं और यहाँ पर हमें योग का चिन्ह नहीं लगाना होता है। यदि हमने समास में योग का चिन्ह लगा दिया, संधि का चिन्ह लगा दिया, तो वह गलत हो जाया करता है। अब हम देखेंगे समास के भेद। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास। देखो बच्चों, यहाँ द्वंद्व को मैंने दो तरीके से लिखा है। आमतौर पर लिखने में आप लोगों को यह आसान पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग है वह आप लोग गलत कर देते हो। कई बच्चों को मैंने देखा है कि द के ऊपर ही अनुस्वार लगा देते हैं, चाहे पहले द या दूसरे द, और व के ऊपर अनुस्वार ही नहीं लगाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा इस तरह से द्वंद्व लिखो। इस तरह से जब हम द्वंद्व लिखते हैं तो पहले द के ऊपर ही अनुस्वार लगा देते हैं और द के नीचे व लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो गलती होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास
और छठा है द्विगु समास। देखो बच्चों, द्विगु समास के लेखन में भी फर्क है। द्विगु में हम इस तरह से द के नीचे व लगा करके द में ही एक ही छोटी मात्रा लगा सकते हैं, या फिर द के नीचे हल लगा करके छोटा वी लिख करके फिर गु लिख सकते हैं। तो इस तरह से द्विगु के भी दो लेखन प्रक्रिया है, लेकिन यह जो दूसरी प्रक्रिया है, दूसरे तरीके से लेखन द्विगु का, यह अधिक आसान होता है और यहाँ पर हमें गलती करने की गुंजाइश भी कम होती है। तो इस तरह मैं कहूंगी कि द्विगु समास लिखा जाना चाहिए। बच्चों, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि व्याकरण की कई किताबों में और अनेक व्याकरणविद भी यह समास के मात्र 4 भेद कहते हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। उनके अनुसार कर्मधारय समास और द्विगु समास यह तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद भी माना जाता है, वह है नय समास। यहाँ हमें अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, इसलिए हम 6 भेद के रूप में इसे देखेंगे। हमारे सिलेबस में से 6 भेद माना गया है: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और जो अन्य एक भेद मैंने बताया नय समास, वह नय समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना गया है और उसे हम नय तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। तो अब हम प्रत्येक समास की परिभाषा और उसकी पहचान और उसके उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है। उदाहरण: आमरण, इसका समास विग्रह है मरण तक। खूबसूरत, इसका समास विग्रह है अच्छी सूरत वाली। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह है प्रत्येक दिन आदि। यहां हम देख रहे हैं कि समास विग्रह करते समय यहां अन्य किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा तरीका है अव्ययी भाव समास को पहचानने का कि इसमें 3 प्रकार के पद आते हैं। अव्ययी भाव समास में 3 प्रकार के पद आते हैं। अब ये 3 प्रकार के पद कौन कौन से हैं वह हम समझ लेते हैं। पहला है उपसर्गों से बने पद, इन जिसमें उपसर्ग विशेषण न हो। उपसर्ग होता है लेकिन वे उपसर्ग विशेषण नहीं होने चाहिए। उदाहरणार्थ: आ, नीर, प्रति, निस, भर, खुश, बे, ला, यथा आदि। यहां हम देखते हैं उदाहरण। पहला, आजीवन समास विग्रह जीवन पर्यंत। निर्दोष समास विग्रह दोष रहित। प्रतिदिन समास विग्रह प्रत्येक दिन। यहां पर आ, नी, प्रति इन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये उपसर्ग विशेषण नहीं है। इसी तरह से निस उपसर्ग लगाकर निसंदेह, भर उपसर्ग लगाकर भरपेट, खुश उपसर्ग लगाकर खुशहाल, बे उपसर्ग लगाकर बेसब्र, ला उपसर्ग लगाकर रिस, यथा उपसर्ग लगाकर यथाशीघ्र, ऐसे अव्ययी भाव समास के शब्द बनते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे पद। यदि एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा हो, तब भी उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आमतौर पर हम यह समझ लेते हैं कि 2 शब्दों के बीच यदि योजक चिन्ह आए तो वह द्वंद्व समास होता है। बात सही है, लेकिन कब? जब वे दोनों शब्द असमान हो। यहाँ पर दोनों शब्द समान हैं और दोनों शब्द समान होने के साथ साथ बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। देख समझेंगे अब हम। समास विग्रह है घर घर, सामासिक शब्द हर घर, नगर नगर, हर नगर, रोज रोज, हर रोज, एक एक, एकाएक। तो घर घर यह सामासिक शब्द है और हर घर समास विग्रह। इसी तरह से नगर नगर का समास विग्रह हर नगर, रोज रोज का समास विग्रह हर रोज और एक एक का समास विग्रह एक का एक है। तीसरा है एक जैसे 2 शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आ जाए,
तब भी उसे हम अव्ययी भाव समास ही कहते हैं। उदाहरणार्थ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में समास विग्रह है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाथों हाथ ये दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों के मध्य बिना किसी संधि नियम के मात्रा आ गई है, अतः यह अव्ययी भाव समास है। उसी तरह से दिनों दिन, यह भी अव्ययी भाव समास है, जिसमें दिन ही दिन यह समास विग्रह किया जाएगा। अब हम दूसरा समास तत्पुरुष समास समझेंगे। तत्पुरुष समास में समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। उदाहरण, यश प्राप्त। यश प्राप्त यह समासिक शब्द है। यश को प्राप्त यह समास विग्रह है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके निर्माण में जब हम समासिक शब्द बनाते हैं तो बीच के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, और जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच के कारक चिन्ह लग जाया करते हैं। तीसरा है तुलसीकृत, अर्थात समास विग्रह होगा तुलसी द्वारा लिखी हुई इत्यादि। बच्चों, अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास की क्या पहचान है। समास विग्रह करने पर यदि बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से शब्द मिले, अर्थात कोई कारक प्रकट हो, तब वहां हम तत्पुरुष समास है ऐसा कह सकते हैं। उदाहरणार्थ, रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर के लिए यह कारक है। गंगा जल का समास विग्रह गंगा का जल, यहाँ पर का कारक है। नगर वास, यहाँ नगर में वास, यह समास विग्रह और में यह कारक प्रकट हो रहा है, अतः यह तत्पुरुष समास है। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को एक अतिरिक्त भेद जो बताया नए तत्पुरुष समास का, वह अब हम समझते हैं। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत ही आसान है। पहला पद इसमें नकारात्मक होगा, निषेधात्मक होगा। उदाहरण, अनंत, न अंत, अर्थात जिसका कभी अंत न हो। असभ्य, न सभ्य, अर्थात जो सभ्य न हो। असंभव, न संभव, अर्थात जो संभव न हो, तो न संभव, यह समास विग्रह है। इस तरह यदि समास विग्रह करते समय पहला पद निषेधात्मक आ जाए तो यह नए तत्पुरुष समास है। यह हमें पहचान लेना है। वैसे परीक्षा में लिखते समय हमें नए लिखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र तत्पुरुष समास लिख देंगे तो भी चलेगा। अब हम तीसरा समास देखेंगे, द्वंद्व समास। जिस समास में, देखो बच्चों, यहाँ पहले में हमने देखा अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा एवं योजकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। बच्चों, ये एक जानकारी के लिए मैंने बताया है, सिर्फ आप लोग इतना ही याद रखो कि वहां पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करने पर। वैसे कई बार या का भी प्रयोग हमें मिलता है। उदाहरणार्थ, भाई बहन, इसका समास विग्रह हम करेंगे भाई और बहन, या भाई या बहन भी हम कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। इसी तरह से अच्छा बुरा का अच्छा और बुरा, या अच्छा या बुरा, इस तरह दोनों तरीके से हम समास विग्रह कर सकते हैं। बच्चों, द्वंद्व समास की पहचान, सबसे बड़ी पहचान यह है कि दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, और ये दो शब्द कौन से होते हैं? असमान शब्द, क्योंकि समान शब्दों के बीच, दो समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होगा तो वह अव्ययी भाव समास होगा। तो दो असमान यानी विषम शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होगा तब वह द्वंद्व समास है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। चौथा है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान न हो बल्कि समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त अन्य सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बच्चों, अव्ययी भाव समास में पहला पद, तत्पुरुष समास में दूसरा पद, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, लेकिन यहाँ चौथे में हम देख रहे हैं कि जो दो पद दिए जाते हैं वे दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। इसके अतिरिक्त समास विग्रह करने पर हमें जो एक नया अर्थ लक्षित होता है, परिभाषित होता है, एक नया अर्थ का आभास होता है, वह नया अर्थ वहां प्रधान हुआ करता है। और इस तरह से न दिए गए ऐसे अन्य सांकेतिक अर्थ का प्रधान होने वाला जो शब्द है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है।
उदाहरण दशानन। दस है आनन जिसके, आनन अर्थात मुख। तो यहाँ पर दशानन का समास विग्रह है दस है आनन जिसके, और जो नया अर्थ लक्षित होता है वह है रावण। तो यहाँ हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा कि 10 है आनन जिसके, तो इतना लिख देंगे, बस हो गया। लेकिन समझने की चीज है कि दिया गया जो शब्द है वह उसमें से एक भी पद प्रधान न होकर जो नया अर्थ लक्षित हो रहा है वह प्रधान है। इसे हम 10 आनन वाला इस रूप में भी लिख सकते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इतना ही लिखना है, अर्थात शिव। यह समझने के लिए है और इस तरह से न दिया गया शब्द प्रधान है और यही कारण है कि यह बहुव्रीहि समास है। इसे हम नीले कंठ वाला के रूप में भी लिख सकते हैं। तीसरा है श्वेतांबर। श्वेत है जिसके अंबर, श्वेत अंबर किसके हैं बच्चों? सरस्वती जी के, तो अर्थात सरस्वती जी। तो यहाँ पर श्वेत है जिसके अंबर, इससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती जी के बारे में कहा गया है, इसलिए यह भी बहुव्रीहि समास है। इसे भी हम श्वेत अंबर वाली यानी श्वेत वस्त्र वाली के रूप में भी लिख सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि बहुव्रीहि समास की पहचान क्या है। बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ सामान्यतया पहला देवी देवताओं के नाम का प्रयोग होता है। हमने देखा नीलकंठ है, श्वेतांबर है, तो यह देवी देवताओं के नाम का प्रयोग है, या फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ बताया है नीला कंठ वाला, इस शब्द समूह के लिए नीला, नीलकंठ। श्वेत अंबर वाली, इस शब्द समूह के लिए श्वेतांबर। तो इस तरह से या तो देवी देवताओं का नाम हो या फिर शब्द समूह हो जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया हो। जैसे 10 आनन वाला, 10 आनन वाला यह शब्द समूह है जिसके लिए प्रयोग किया गया है दशानन, तो यह भी बहुव्रीहि समास है। यहाँ फिर हम उदाहरण देख लेते हैं। पीतांबर अर्थात पीला है अंबर जिसका, यहाँ पर देवता श्री कृष्ण जी का नाम लिया गया है, श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग में लाया गया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। इसी तरह दूसरा है दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला। बुरी आत्मा वाला यह शब्द समूह के लिए प्रयोग में लाया गया, इस शब्द समूह के लिए प्रयोग में लाया गया एक शब्द दुरात्मा है और इसलिए यह भी बहुव्रीहि समास है। बच्चों अब हम 5वां समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य या परस्पर तुलना का संबंध होता है। उदाहरण उपमेय और उपमान युक्त शब्द देखेंगे। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। कर कमल, कमल जैसे हाथ अर्थात कर। दूसरा है विशेषण और विशेष्य से युक्त जो शब्द होंगे वह भी कर्मधारय समास के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर महात्मा, इस महात्मा सामासिक शब्द का समास विग्रह होगा महान आत्मा, जहां महान यह विशेषण है और आत्मा यह विशेष्य है। इसी तरह से सज्जन, सज्जन का समास विग्रह सतजन होगा, तो सत अर्थात अच्छा यह विशेषण है और विशेष्य है जन। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कर्मधारय समास की पहचान क्या है। कर्मधारय समास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यहां पर दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। इसके अतिरिक्त हमें नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे प्रश्न हम लगा देंगे और कैसे प्रश्न लगाने पर यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो समझ जाना है कि वह कर्मधारय समास है। उदाहरण चंद्रमुख, चंद्रमुख प्रश्न लगाने पर कैसे प्रश्न लगाने पर कैसा मुख हम पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा चंद्र जैसा। तो चंद्र जैसा मुख अर्थात चंद्र जैसा मुख चंद्रमुख। तो यहाँ पर कैसे लगाने पर चंद्र जैसा उत्तर मिल गया है, अतः यह कर्मधारय समास है। बच्चों अब हम देखेंगे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। समास विग्रह करने पर कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमेय होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमान होता है।
जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। उदाहरण चरण कमल। यहाँ हम देख रहे हैं कि चरण यह उपमेय है और कमल यह उपमान है। इसी तरह से नील गगन, यहाँ नील यह विशेषण है और गगन यह विशेष्य है, अतः यहाँ पर यह कर्मधारय समास है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे नीलकंठ। नीलकंठ, यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, यह संपूर्ण पद ही विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से संपूर्ण पद विशेषण रूप में प्रयुक्त है और यह बहुव्रीहि समास है। अगला है चक्रधर। चक्र को धारण करता है जो, चक्र को धारण करने वाले श्री कृष्ण है। तो चक्र को धारण करता है जो, यह भी पूर्ण विशेषण पद है और यही कारण है कि यह संज्ञा के विशेषण का कार्य करने के कारण समस्त पद ही बहुव्रीहि समास कहा जाता है। बच्चों, अब हम समास का अंतिम भेद देखेंगे, द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण नवरात्र। यहाँ हम देख रहे हैं नवरात्रियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह। इस तरह से यह समास विग्रह होगा और इस समास विग्रह के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पहला पद जो है, पहला पद नव यानी 9, चौ यानी 4, पंच यानी 5, यह जो पहला पद है यह संख्यावाचक विशेषण है। तो इस तरह से द्विगु समास की पहचान है कि जब पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा तब उसे हम द्विगु समास के रूप में समझ लेंगे। बच्चों, अब हम द्विगु समास और कर्मधारय समास में भी काफी साम्यता दिखाई देती है, तो इन दोनों में वास्तविक रूप में क्या भेद है, क्या अंतर है, यह हम देखेंगे। द्विगु समास का पहला पद संख्या सूचक विशेषण होता है और शेष पद समूह का बोध कराता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी वह संख्या कभी नहीं होता है। दूसरा, द्विगु समास का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय समास में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। उदाहरण देखो, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यहाँ पर पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण है और द्विगु समास है। पुरुषोत्तम, यहाँ पर पुरुषों में जो उत्तम है, तो पुरुषोत्तम में जो उत्तम है, जो उत्तम है यह विशेषण है लेकिन संख्यावाचक विशेषण नहीं है बच्चों। और इस तरह से संख्यावाचक विशेषण न होने के कारण यह द्विगु समास नहीं है, ऐसा हम निश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी पद, चाहे पहला पद चाहे दूसरा पद, कोई भी पद, यहाँ पर फिलहाल दूसरा पद विशेषण है। कई बार हमें पहला पद भी विशेषण रूप में मिल सकता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वह कर्मधारय समास कहलाएंगे। सबसे आसान हमें इसे याद रखना है कि द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण होगा पहला पद, जबकि कर्मधारय समास में विशेषण होगा पहला पद लेकिन वह संख्यावाचक विशेषण कतई नहीं होगा। अब हम देखेंगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। हमने देखा था कि बहुव्रीहि समास में संपूर्ण जो समास विग्रह किया जाता है वह संपूर्ण पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद जो है, पहला पद वह संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद हमेशा विशेष्य होता है। उदाहरण देखो, दशानन, 10 आनन है जिसके, यहाँ पर संपूर्ण पद विशेषण रूप में प्रयोग में आया है। 10 आननों का समूह, यहाँ पर 10 आनन यह संख्यावाचक विशेषण के रूप में आया है। 4 चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यहाँ पर यह 4 भुजाएं हैं जिसकी, यह संपूर्ण पद ही विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि 4 भुजाओं का समूह, यहाँ पर 4 भुजाएं यह संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास और द्विगु समास के उदाहरणों को देखते हुए हमें द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि समास अच्छी तरह से समझ चुके हो। कहीं कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगी और आप लोगों की जो भी शंका है उस शंका को अवश्य दूर करूंगी। इसके अलावा बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे भी मेरे मेहनत की सफलता का ज्ञान मिलता है कि कितना बेहतर तरीके से आप लोग समझ रहे हो और मैं कितना बेहतर आप लोगों को समझा पा रही हूँ। धन्यवाद।